खबरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक खबरदार में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको खबरें दिखाएंगे पूरी जांच और पड़ताल के साथ, और शुरुआत करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से। शाह भले ही बीजेपी के अध्यक्ष दोबारा चुन लिए गए हैं, लेकिन आखिर कौन सी वो चुनौतियां हैं जिनके सामने अगर अमित शाह पास नहीं हो सके तो कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। आज इस शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी के बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अमित शाह की ताजपोशी में मौजूद नहीं थे। दोनों बुजुर्ग खुद नहीं आए या फिर बीजेपी ने उन्हें बुलाया ही नहीं, न्योता ही नहीं भेजा था। तो मार्गदर्शक मंडल का भविष्य आखिर बीजेपी में क्या है, इस पर भी हम करेंगे बातचीत और इसकी भी होगी समीक्षा। इसके अलावा चंडीगढ़ में कैसे आतंकवाद से लड़ाई के सवाल पर फ्रांस और भारत के बीच अभूतपूर्व जुगलबंदी देखने को मिली है, यह भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि औलांद की दिल्ली यात्रा के लिए कैसे दिल्ली अभेद्य किले में तब्दील है। लेकिन सबसे पहले बात हम अमित शाह की करेंगे, जिन्हें आज निर्विरोध 3 साल के लिए बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दोबारा बीजेपी अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू समेत सभी मुख्यमंत्रियों ने बतौर प्रस्तावक अमित शाह के नाम का प्रस्ताव किया। अमित शाह के मुकाबले में कोई और नामांकन नहीं होने से अमित शाह को निर्विरोध चुन लिया गया। 3 साल के लिए बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं अमित शाह। शाह जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करता हूं। स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और मुहर लगते ही शाह का चेहरा खिल गया। फूल मालाओं और जयकारों से समा बन गया। बीजेपी के अध्यक्ष का 3 साल का पूर्ण कार्यकाल पाकर अमित शाह जी भर कर नेताओं के गले मिले। विजय का सेहरा बांधकर भविष्य की चुनौतियों से दो हाथ करने के लिए बीजेपी की पूरी टीम में सबसे कद्दावर होने का पूरा दमखम दिखाया। इस बार जो राय परामर्श हुआ, एक आम सहमति बनी कि श्री अमित शाह एक ऐसे योग्य कुशल संगठन करता है कि यह जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में दी जानी चाहिए। मेरा विश्वास है कि आज के वर्तमान स्थिति में निश्चित रूप से जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उसमें उनके नेतृत्व में पार्टी को सफलता मिलेगी और आने वाले समय में पार्टी और मजबूत बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुनाव का खाका पहले ही खींच लिया गया था। 17 सीटों में अमित शाह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अमित शाह के सिवाय किसी और ने पर्चा दाखिल करने की जरूरत नहीं समझी। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष घोषित करने की रस्म पूरी की तो जश्न शुरू हो गया। अमित शाह के नाम का प्रस्ताव रखने वालों में सबसे आगे रहे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कुल 17 नॉमिनेशन सेट दाखिल किए गए। जैसे ही चुनाव अधिकारी अविनाश खन्ना ने सर्वसम्मति से अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की, कार्यकर्ता जोश से झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट कर अमित शाह को बधाई दी और कहा कि मुझे भरोसा है कि पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में नई बुलंदियों पर पहुंचेगी। श्री अमित शाह जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करता हूं। बतौर अध्यक्ष अमित शाह दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। हालांकि 3 साल के पूर्ण कार्यकाल के तौर पर वो पहली बार अध्यक्ष चुने गए। इसके पहले अमित शाह 2014 में राजनाथ सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अध्यक्ष मनोनीत हुए थे।
2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बम्पर जीत ने उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ किया, तो अध्यक्ष पद पर रहते हुए कश्मीर से केरल और असम तक बीजेपी के चढ़ते ग्राफ ने उनके कार्यकाल को नई ऊंचाई दी। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनी। आने वाले समय में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके नेतृत्व में पार्टी तैयार है। पूरी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमको सभी चुनावों में सफलता मिलेगी। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमारा सौभाग्य है कि युवा मोर्चा में हम लोग ने साथ साथ काम किया है। हम दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। और दूसरा है कि हमारी पार्टी में ही हो सकता है कि एक साधारण गुजरात का कार्यकर्ता आज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। यानी 2016 का पहला महीना अमित शाह के लिए खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया। लेकिन अब सवाल आने वाले महीनों का है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में चुनाव है, जहां बीजेपी की जीत को लेकर सवाल पहले की तरह खड़े हैं। इसके बाद पंजाब और यूपी के चुनाव भी अमित शाह के लिए दिल्ली और बिहार की तरह ही अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 2016 की शुरुआत अमित शाह के लिए बहुत शुभ रही। इस साल जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी का खास दबदबा कभी नहीं रहा, चाहे वो असम हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर केरल। लेकिन 2017 में अमित शाह की अग्नि परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव रहते हुए अमित शाह ने लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 80 में से 73 सीटें दिलवाई थी। लेकिन क्या अध्यक्ष रहते हुए यूपी विधानसभा का चुनाव जितवा पाएंगे? हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह भले ही दोबारा चुन लिए गए हों, लेकिन सवाल बुजुर्गों के आशीर्वाद को लेकर खड़ा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने अमित शाह की ताजपोशी में बुजुर्गों को न्योता ही नहीं भेजा। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्गों के घर जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन सवाल एक बार फिर से है कि क्या इन दोनों बुजुर्गों का अमित शाह को आशीर्वाद मिलेगा? अमित शाह को अध्यक्ष बनाने की बारात में 3 पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, तो बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम और 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शाह की ताजपोशी में मौजूद थे। केवल और केवल मंच पे सभी मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य, केवल और केवल। लेकिन जश्न की इस तस्वीर में वो बुजुर्ग मौजूद नहीं थे जिनकी आंखें राजनीति के विजय पथ पर बीजेपी के कारवां को कदम दर कदम बुनते बुनाते बूढ़ी हो गई। तो क्या बीजेपी की इस नई जवानी ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जानबूझकर दरकिनार कर दिया? ये सवाल भी बीजेपी के दफ्तर में खूब सुर्खियों में सुना गया। अमित शाह के दूसरी बार अध्यक्ष बनने के जश्न में वो सब कुछ था जो होना चाहिए था, लेकिन अमित शाह को लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं का आशीर्वाद नहीं मिला। अब सवाल ये है कि पार्टी ने इन वरिष्ठ नेताओं को इस जश्न में नज़रअंदाज कर दिया या फिर इन बुजुर्ग नेताओं ने ही इस जश्न में आना गवारा नहीं समझा। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। इसके पहले खबर ये भी थी कि बीजेपी ने एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार को अमित शाह का प्रस्तावक बनाने के लिए राजी कर लिया है और सभी बुजुर्ग नेता शाह को बादशाह बनाने के लिए मुकुट पहनाने की रस्म में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन लोग राह तकते रह गए। ना बुजुर्गों को बीजेपी की नई पीढ़ी ने न्योता भेजने की जरूरत समझी और ना ही बुजुर्गों ने खुद ही बीजेपी के जश्न में बिन बुलाए मेहमान के तौर पर शामिल होना सही समझा। अब सवाल बुजुर्गों के राजनीतिक अस्तित्व को लेकर भी खड़े हैं। अहम मुद्दा उठ गया है कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह क्या आडवाणी जोशी की मौजूदगी वाले मार्गदर्शक मंडल को भी भंग कर देंगे, जिसके सामने कीर्ति आजाद समेत कई बागियों ने इंसाफ की गुहार लगा रखी है? या फिर अमित शाह मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाएंगे जिसका बीजेपी के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और जिसकी एक भी बैठक 2014 से लेकर अब तक नहीं बुलाई गई? बीजेपी की राजनीति में अहम मुद्दा उन तमाम कद्दावर नेताओं के रुख को लेकर भी खड़ा है जिन्होंने कभी बुजुर्ग की छत्र छाया में ही राजनीति का कहरा सीखा, लेकिन अब जबकि संगठन और सरकार की पूरी कमान मोदी शाह ने चुस्त तरीके से संभाल ली है, तो बीजेपी का हर बड़ा नेता सत्ता की मलाई के चक्कर में शायद ये भूल गया है कि जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वहां संकटों के बादल भी शीघ्र मंडराने लगते हैं।
अमित शाह यानी बीजेपी के बादशाह पिछले साल की शुरुआत में दिल्ली में हुई करारी हार और आखिर में आते आते बिहार में बीजेपी की लुटिया डूबने से आशंका और कयासों का दौर शुरू हो गया था। सवाल ये उठ रहा था कि क्या अमित शाह की विदाई की घड़ी आ गई है, लेकिन अमित शाह की पीठ पर मोदी का भी हाथ है और संघ का भी, इसीलिए अमित शाह की ताजपोशी हो गई। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। और अब खबर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के भारत दौरे की। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में अगवानी की। दोनों नेताओं ने कारोबारी रिश्तों के साथ आतंक के खिलाफ अहम साझेदारी का ऐलान किया और ये साफ किया कि पेरिस और पठानकोट पर आतंकवादी हमले की लड़ाई साथ साथ लड़ी जाएगी। फ्रांस के खूबसूरत रोमानी एहसास को लेकर भारत आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने देश के सबसे आधुनिक शहर चंडीगढ़ से भारत का दौरा शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलक पांवड़े बिछाकर खड़े हो गए। ठीक उसी तरह जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में खास बंदोबस्त किए गए थे। रविवार देर शाम दिल्ली दौरा शुरू करने से पहले चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन में रेड कारपेट पर गर्मजोशी से मोदी और ओलांद की मुलाकात हुई तो चंडीगढ़ की दरों दीवारों के पीछे फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बुजियर और एडवर्ड जेनरेट की कलाकृतियां गार्डन हो गईं। फ्रांस और चंडीगढ़ के बीच में अगर कोई सीधा सीधा रिश्ता है तो वो रिश्ता है बुनियादी इमारतों का, यानी कि चंडीगढ़ शहर का आर्किटेक्ट फ्रेंच डिजाइनर ली कार्बुजिए ने डिजाइन किया था और यहाँ की जो इमारतें हैं वो फ्रांस के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, या यूँ कहें कि इसी वजह से चंडीगढ़ दुनिया का एक बेहतर शहर के रूप में जाना माना जाता है। चंडीगढ़ में फ्रांसवा ओलांद और नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने उम्मीदों का नया आसमान रोशन किया, क्योंकि एक और फ्रांस पेरिस अटैक को लेकर आतंक के खिलाफ सख्त स्टैंड का समर्थक बन चुका है, तो दूसरी ओर पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान में छिपे पठानकोट के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को फ्रांस ने जायज ठहराकर दोस्ती की बुनियाद और पुख्ता कर दी है। भारत फ्रांस मानवता में विश्वास करने वाले मूल्यों को लेकर के जिए हुए देश है। हम मिलकर के पूरे विश्व को साथ लेकर के, मानवतावादी शक्तियों को साथ लेकर के आतंकवादी मानसिकता को खत्म करेंगे। मोदी ओलांद के बीच अब दिल्ली में सोमवार को द्विपक्षीय मसलों पर अहम समझौते होंगे, जिसमें 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 60,000 करोड़ के सौदे को अंतिम मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच कीमत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत आखिरी दौर में चल रही है। परमाणु ऊर्जा के मामले में भी दोनों देश लंबी साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रांस पहले ही देश में 6 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना से जुड़ चुका है। दोस्ती और समझौते की मेज पर ओलांद और मोदी ने चंडीगढ़ बिजनेस समिट में भी अहम ऐलान किए, जिसके तहत दोनों देश ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी साथ काम करना तय किया है। स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फ्रांसीसी कंपनियों के साथ साझेदारी तय हुई है। चंडीगढ़ के साथ नागपुर और पुडुचेरी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के MOU पर दोनों देश साथ आए हैं। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो बीते हुए कल की बात हो चुकी है, ये मान के चलिए अब हिंदुस्तान में वो चैप्टर कभी खुलने वाला नहीं है। ये सरकार रहेगी तब भी नहीं खुलेगा, आने वाली कोई सरकार नहीं खोल पाएगी। इतनी व्यवस्था हम कर देंगे, मैं आपको भरोसा देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने जहां भारत को ये भरोसा दिलाया कि वो इस देश की तेजी से होते विकास में साथी बनने को उत्सुक हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि भारत में चीजें तेजी से बदल रही हैं और अब भारत ऐसा देश बन चुका है जहां आकर निवेश करने वालों को, यहां आकर काम करने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति 26 जनवरी को राजपथ पर परेड की बतौर मुख्य अतिथि सलामी भी लेंगे। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश बीते 4 साल से संयुक्त सैन्य ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। तो अब माना यह भी जा रहा है कि पेरिस और पठानकोट हमले के बाद दोनों देश काउंटर टेररिज्म, समुद्री सुरक्षा में भी संयुक्त अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो संकेत ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को फ्रांस के समर्थन से नई ताकत मिल सकती है। सत्येंद्र चौहान के साथ बालकृष्ण, चंडीगढ़, आज तक।
इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन से लौटते वक्त ये साफ कर दिया है कि पठानकोट हमले की जांच चल रही है और भारत की ओर से दी गई लीड्स पर कार्रवाई होगी। हालांकि शरीफ ने यह भी कहा कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ठीक नहीं है। नवाज शरीफ ने पेशावर में आतंकवादी हमले को लेकर बड़ा बयान ये दिया है कि हमने भारत पर उंगली नहीं उठाई है, आतंक के खिलाफ लड़ाई हमें मिलकर लड़नी होगी और भारत के सबूतों पर जाँच पड़ताल पाकिस्तान में चल रही है। खबरदार में और अब बात गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी की परेड नजदीक है और आतंकवादी हमले के मद्देनजर पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक पहले दिल्ली के लोधी गार्डन के पास एक आर्मी के अफसर की कार गायब होने से सनसनी भी फैल गई है। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की मौजूदगी में राजपथ पर देश की ताकत का प्रचंड प्रदर्शन दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर सके, इसकी सुरक्षा तैयारियों में पूरी सुरक्षा एजेंसियां एकजुट काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों की तलाश के इश्तेहार टांग दिए हैं। रियाज भटकल और उसके गुर्गे की चप्पे चप्पे पर तलाशी चल रही है कि कहीं किसी वाहन में आतंकवादी खौफ का सामान लिए तो नहीं घूम रहे। दिल्ली मेट्रो आतंक के निशाने पर। मेट्रो पर हमले का आईबी अलर्ट। गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरा। आतंकी संगठनों की आतंक फैलाने की धमकी के बाद दिल्ली में खतरा बढ़ गया है। खुफिया विभाग के अलर्ट ने मेट्रो से रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। चप्पे चप्पे पर खतरा मंडरा रहा है, चारों ओर सतर्कता है। ऐसे माहौल में कार चोरी से जुड़ी खबरें भी सनसनी बन रही हैं। सेना के डॉक्टर की गाड़ी चोरी हो गई है, जिस पर आर्मी का स्टिकर और पास भी लगा है। तो सुरक्षा इंतजामों के सामने चुनौती खड़ी है। दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच 26 जनवरी की परेड के पहले दिल्ली पुलिस के 45,000 जवान सुरक्षा में जुटे हैं। 5,000 कमांडो की तैनाती भी की गई है, तो पैरामिलिट्री के 15,000 जवान भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। 17,000 सीसीटीवी कैमरों से राजधानी के कोने कोने पर एजेंसियों की नजर है, तो राजपथ को एंटी एयरक्राफ्ट गन से अभेद्य बनाया गया है। 1500 स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। 26 जनवरी से पहले दिल्ली के प्रमुख बाजारों में रविवार की भीड़ उमड़ी है और ऐसे में दिल्ली में जारी पहले से ही हाई अलर्ट को देखते हुए बाजारों में खासतौर से छुट्टियों के दिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, जनपथ पे इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पे जो अंदर जाने वाला रास्ता है वहाँ पर लोगों को कड़ी सुरक्षा जाँच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। दूसरी ओर मुंबई में भी एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की धमकी की कॉल के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी गणतंत्र दिवस परेड के पहले जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं। परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कर सुरक्षा बलों ने चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त के कील कांटे दुरुस्त किए हैं। सिक्योरिटी ड्रिल के इन तमाम इंतजामों के बीच जनता की सतर्कता ही सुरक्षा के लिए सबसे अहम कवच है। मतलब ये कि अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि और संदिग्ध हरकतों वाले लोग दिखें तो पुलिस को फौरन सूचित करें, ताकि गणतंत्र के खिलाफ कोई नापाक साजिश कभी कामयाब ना हो सके। आज तक ब्यूरो। इधर एक बड़ी खबर हैदराबाद से आई है, जहां ISIS के प्रोपेगेंडा से जुड़े 4 संदिग्धों से पूछताछ में NIA को यह पता चला है कि हैदराबाद के 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सीरिया में ISIS के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हैदराबाद से सीरिया पहुंचे इन युवकों की ओर से गिरफ्तार युवकों के पास आया मैसेज NIA को पता चला है, जिसमें दोनों युवकों के सीरिया पहुंचने की पुष्टि हुई है। दोनों युवक 3 महीने पहले दुबई होते हुए सीरिया पहुंचे हैं। इन 2 लड़कों के साथ 2 और लड़के थे। हालांकि अभी इनकी लोकेशन सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चल पाई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, विशेष लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।